हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास हरियाणा बोर्ड से आपकी किताब है हमारा भारत 4। तो उसका पाठ नंबर 3 है। ये पाठ का नाम है आपका उदारवादी एवं राष्ट्रवादी। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। शॉर्ट में हम समझेंगे। यहाँ पे दो दलों की बात होगी, एक है उदारवादी और एक है राष्ट्रवादी। ये दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत सिंपल है। एक भले मानुस है और एक बदमाश तरीके के बंदे हैं। ठीक है, मतलब बदमाश नहीं कहेंगे हम वैसे उनको, बट आपको समझने के लिए हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं ये जो है आसान और शांति का तरीका अपनाते हैं और ये जो है खतरनाक तरीका अपनाते हैं। लेकिन दोनों ने योगदान दिया हमारे देश की आज़ादी के लिए। ये भी ज़्यादा ज़रूरी थे, ये भी ज़रूरी थे। तो दोनों के योगदान का हम चर्चा करेंगे आज इस चैप्टर के अंदर। 1857 से 1919 तक, तो इस समय के दौरान जो भी कुछ हुआ यहाँ पे उदारवादी राष्ट्रवादी का सीन, वो सारा हमें इस चैप्टर में मिलेगा। उसके अलावा हमें लखनऊ आंदोलन हुआ था और जो है होम रूल आंदोलन हुआ। तो ये सारे आंदोलनों के बारे में भी हमें जानने को मिलेगा इसी चैप्टर में। प्यारा सा चैप्टर है, चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक काम की जानकारी बता देता हूं आपको, जो है ना पूरी कंप्लीट बुक के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, सब चीज़ें जो है रिटर्न में मिलेगी लिखी हुई। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cclchapter.com, गूगल पे सर्च कर सकते हो। बाकी आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। और उसके अलावा जो है ना इस वेबसाइट पे सब कुछ रिटर्न में है और वो सारी चीज़ें आपको वीडियोस की फॉर्म में मिलेंगी। यानी इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। तो प्लेलिस्ट में भी आप विजिट आउट कर सकते हो। तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं। इस वाली वीडियो में ना मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के सिखाने वाला हूँ। मतलब एक एक लाइन का मतलब है एक एक अक्षर पढ़ेंगे हम, पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बेसिकली। साथ में एक्सप्लेन करूंगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, वो सारी चीज़ें भी साथ के साथ आपको बताते चलूँगा। लेकिन उसके अलावा जो है, अगर आपको लगता है भाई ये तो बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी चैप्टर समझने में। देखो भाई, अभी स्टार्टिंग है। जब जो है आप मतलब एग्ज़ाम का टाइम आपके क्लोज है तो उस टाइम तक तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, जिसमें समरी टाइप का होगा। उसके अंदर हम कोशिश करेंगे जितनी स्पीड में चैप्टरों को कर सके। मतलब यही कोई ये चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे 40 से 60 मिनट के राउंड में, और वहीं पे जो है अगर हम समरी की बात करेंगे तो लगभग 20 मिनट में हम एक चैप्टर को कवर कर लेंगे, और वो भी सारी ऑलमोस्ट सारी मेन डिटेल्स के साथ में। बट उसमें उतनी डिटेल नहीं मिलेगी जितनी इसमें मिलेंगे हमको। तो इसीलिए पहले इस वाले को समझना, उसके बाद उसको जाके देखोगे ना, एग्जाम टाइम में काम आएंगे वो वीडियोज़। बट इस टाइम पे, बिना एग्जाम टाइम पे जो है आपको ये वाली वीडियोज़ ही देखनी चाहिए। मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन रहेगी। बाकी आपकी इच्छा है यार, आप कौन सी देखते हो, टाइम बचा रहे हो या फिर बस पढ़ना चाह रहे हो। चलो अब शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति जनता के संचित असंतोष का और विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम थी। इस क्रांति में भारतीय सैनिकों, राजाओं, नवाबों, सरदारों, किसानों तथा जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला कर रख दी। एक बार तो अंग्रेजों को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य डगमगाता हुआ प्रतीत होने लगा था, परंतु भारतीयों की आपसी फूट, अस्पष्ट कार्यक्रम तथा भारतीयों के पास आधुनिक हथियारों के अभाव के कारण अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल रहे। तथापि इस क्रांति के कई दूरगामी परिणाम सामने आए। इस क्रांति के पश्चात नए भारत का उदय हुआ तथा भारत में संगठित राष्ट्रीय जागृति का उत्थान हुआ। देखो यहाँ पे कंक्लूजनली मैं बता देता हूँ क्या हुआ है। चैप्टर तो वैसे तो हिंदी है यार, सबको समझ आती है क्या लिख रखा है, क्या बता रहे हैं हमको। बट यहाँ पे हुआ क्या था स्टार्टिंग में, जब 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, उस क्रांति से पहले जो है बहुत सारे लोगों ने ऐसे छुटरू फुटरू से जो है हमले करे, विरोध करे, बट बात नहीं बन रही थी। ये वो क्रांति थी जिसने अंग्रेजों के पैरों के नीचे से ज़मीन हिला दी कि भाई अब तुम नहीं टिकने वाले, निकल लो यहाँ से पहली फुर्सत में। लेकिन इन्होंने चालसाजी खेली, बंगाल का विभाजन कर दिया, हिंदू मुसलमान में फूट डाल दी, और उसकी वजह से ये बाद में भी लगभग 90 साल के आसपास तक टिके रह गए। तो ये टोटल जो कारण था टिके रहने का वो रहा सिर्फ आपसी फूट। भारतीयों को कुछ नहीं पता, बस सभी लोग जो है, सबको पता था क्रांति हो रही है, क्रांति हो रही है, दंगे भड़का रखे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कब करनी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसे ही लगे पड़े हैं कहीं भी। तो वो सीन था। उसकी वजह से जो है अंग्रेजों ने जो है दिमाग से खेला, साथ में जो है बहुत सारे लोगों की हत्याएं करी। हमने शायद पिछले चैप्टर में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करा भी था। तो उसकी वजह से जो है क्रांति फेल हो गई, गोलियां मार दी लाखों लोगों को, ऐसे ठोक डाला अंग्रेजों ने, बेरहमी के साथ कत्लेआम मचा दिया गया था। और
क्रांति में जो है अंग्रेज जीत गए, ये क्रांति हमारी भारत वालों की फेल हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों को ये समझ आ चुका था, अगर ये देश इकट्ठा हो गया पूरे का पूरा देश, तो ये नहीं टिकने वाले। अगली बार ये सेम विद्रोह हुआ तो उखाड़ देंगे अंग्रेजों को भारत वाले लोग। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये सीन था यहाँ पे, टोटली ये बता रखा था हमको। हर बार सेम ही चीज़ मिलेगी आने वाली 10th क्लास में। अगर आप 9th अच्छे से कर लेते हो, 10th क्लास में ऑलमोस्ट सेम चैप्टर्स हैं। 1857 की क्रांति, 1950 के आसपास का टाइम, वही चीज़ें हैं। मतलब उसमें जो है ना, अभी आपको तो बीच में घुसा दिया। मतलब एक होता है पुराने से भी पुराना, पाषाण काल, पूरा पाषाण, मतलब आदि मानव की बात यार। तो आदि मानव के टाइम से लेके उन्होंने जो है ना, मतलब ए से लेके जेड तक सारा सिलेबस कंप्लीट कराया है 10th क्लास के अंदर। यानी कि आदि मानव से लेके जो है आज़ादी तक, 2000 के आसपास तक का उन्होंने सारा मोटा मोटा सा इतिहास हमको बताया है 10th क्लास में। बट 9th क्लास में ऐसा नहीं करा। 9th क्लास में जो है ना, छुटकू सा पोर्शन उसका दिया हमको कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो ये आसान भी है, आपके लिए सुविधाएं रहेंगी, थोड़ी ज़्यादा अच्छे से जानने को मिलेगा। वही सेम चीज़ जो है 10th में आ रही है, तो मज़ा ही मज़ा है यार आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज कभी भी 1857 की क्रांति को भूल ही नहीं पाए, क्योंकि भाई इतनी गंदी मार पड़ी ना इनको, ये कैसे भूल जाएं। भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा घटित ना हो जाए, इसके लिए अंग्रेजी सरकार हमेशा प्रयासरत रही। 1885 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था A.O. हयूम। ये जो है, इस बंदे को नाम याद रखना, काम आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट नाम है। इसके द्वारा कांग्रेस का, ये कांग्रेस जो सुनते हो ना, कांग्रेस हो रही है, बीजेपी कांग्रेस, वो वाली कांग्रेस, तो उस कांग्रेस का जो है गठन भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को कम करने के लिए किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद शिक्षित भारतीयों और भारत में ब्रिटिश प्रशासन के बीच की खाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। यानी कि जो है ना, मतलब बातें जो है मान नहीं रहे थे अंग्रेज, भारत वालों की नहीं मान रहे, भारत वाले अंग्रेजों की नहीं मान रहे। तो जो मन मुटाव था वो ज़्यादा बढ़ने लगा, नफरत होने लगी एक दूसरे से। ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों और उसके दुष्परिणामों का अध्ययन करने के पश्चात ये शिक्षित भारतीय भारत में ब्रिटिश नीतियों के मुख्य आलोचक बन गए। अब इन लोगों को पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इन्होंने अंग्रेजी भाषा लागू करी, समझदार बनाए लोगों को, ताकि अपने लिए सस्ते कलर ला सके। लेकिन वो इतने सस्ते कलर ले आए, उसकी वजह से और लोगों ने, जिन्होंने पढ़ा, उन्होंने क्रांतियाँ करनी, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको समझ आ चुकी थी उनकी भाषा, उनके बारे में जान सकते थे वो चीज़ें, वो क्या बकवास करे जा रहे हैं। तो ये सीन था उसमें। अंग्रेजी के प्रति असंतोष दिनों दिन बढ़ने लगा उनमें, अंग्रेजों के प्रति, जो राजनीतिक क्रियाकलापों के रूप में व्यक्त होने लगा। तो ये तो था मोटा मोटा सा में क्या सीन हो रहा है। अब देखते हैं, इस समय दो दल उभर के आए, एक था उदारवादी और एक था राष्ट्रवादी। पहले उदारवादी की बात करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद शिक्षित भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता जागृत करने के लिए कई राजनीतिक आंदोलन किए गए। आंदोलन नहीं करे, संगठनों की स्थापना करी थी। आंदोलन तो करे ही करे, संगठनों की स्थापना करी, जैसे कि इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा इत्यादि। इन्हीं संगठनों ने ऐसा अखिल भारतीय संगठन बनाने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी जो समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करता हो। यानी कि पूरे सारे संगठन इकट्ठे होने लग गए थे। ऐसे में जो है अंग्रेजों के एक अधिकारी थे A.O. हयूम, उसने जो है भारतीय नेताओं के सहयोग से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कांग्रेस की सीधी बात है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 तक के समय को राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवाद काल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? उदारवाद काल। अब ये कहते क्यों हैं? क्योंकि इस काल के जो नेता थे ना, वो पूरी नरमी और उदारता से अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे। अरे प्लीज सरकार, हमें हमारी वोटें दे दीजिए, हमें हमारे अधिकार दे दीजिए। वो पत्थर डालेंगे, पता नहीं क्या क्या करें, बहुत नरमी के साथ में। ऐसा नहीं कि देता है कि नहीं ठोकू यहीं पे गिर के तेरे को, तो वो वाला मामला नहीं था यहाँ पे बिल्कुल प्यार से भैया जी दे दो प्लीज़, तो ऐसे मांग रहे थे। बहुत ही नरम दिल वाले बंदे थे। इस काल के सभी उदारवादी नेता शांतिपूर्ण थे और संवैधानिक साधनों के पक्ष में थे कि संविधान कानून की मदद से हम ले लेंगे। और कानून किसका था? अंग्रेजों का था। तो उसी कानून की मदद से हम कोशिश करेंगे हमारे देश में हमें हमारे अधिकार मिल जाएं। तो ये ऐसे लोग थे उदारवादियों के नेता। उदारवादियों के मुख्य नेता थे दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बद्रुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद राणाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर और सीरीस कुमार घोष। ये सब नेता थे। आपने वैसे इनका नाम ज़्यादा नहीं सुना होगा, है ना, कम ही सुन रखा है ना, बुक में तो आपको देखने को नहीं मिलती है चीज़ें। बट यहाँ पे जो है ना, ये जो नेता थे, आधों का तो पता ही नहीं होगा है,
एक आध का सुन रखा है। तो ये जो सीन है हमारा, यहाँ पे जो ये नेता थे, ये थे मेन नेता जो भारत में उदारवादियों के प्रमुख नेता हुआ करते थे। ये सारे नेता ब्रिटिश सरकार से संबंध बनाए रखने के पक्ष में थे। ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ के जाए ही नहीं। वह उदार और नरमपंथी थे, और उदार भी थे, नरमपंथी भी थे, मतलब नरमी के साथ जो है सारा काम किया करते थे। उदारवादियों का लक्ष्य क्या था? अब आप सोच रहे हो भाई साहब, इतनी बड़ी क्रांति हुई, इतने सारे लोगों ने जाने दी, तो किस लिए दी? ताकि अंग्रेज यहीं पे पसरे रहे? अरे भाई, वो लोग परेशान थे, उनको अंग्रेजों को पेलना था भारत से। लेकिन नहीं, ये लोग जो है अलग तरीके की सोच रखने वाले बंदे थे, पढ़े लिखे बंदे थे। और इनका लक्ष्य क्या था देखते हैं। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। वो समर्थन करते थे कि ब्रिटिश शासन जो देश में आया वो बढ़िया है। उनका लक्ष्य है ब्रिटिश शासन के अधीन ही स्वशासन की प्राप्ति करना था। उनका मकसद क्या था कि वो स्वशासन, अपना ही शासन चलाए, लेकिन ऊपर जो लीडर हैं वो अंग्रेज बैठे रहे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शासन हमारा होना चाहिए, मतलब नेता हम होने चाहिए, और हमारे ऊपर वो जो मेन लीडर है, जो भी हमें कमांड देगा, वो भले ही अंग्रेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब देश को संभालने के लिए हम होने चाहिए, और ऊपर अंग्रेज का राज करते रहे बेशक से। उदारवादी चाहते थे कि विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि भारतीय सदस्यों की संख्या कम थी, अंग्रेजों की ज़्यादा थी। तो इसके लिए वो चाहते थे कि भारतीयों के जो है इस परिषद में जो है संख्या बढ़ा दी जाए, ज़्यादा लोगों की चुनाव किया जाए, उनके अधिकारों में वृद्धि भी की जाए। उनको अधिकार ही नहीं दे रखे थे बेचारों को, सारे अधिकार अंग्रेजी अफसरों के पास थे, तो उसमें भी वृद्धि की जाए, तथा परिषदों के सदस्यों को लोगों द्वारा चुना जाए, लोग चुन सके। तो ऐसा होना चाहिए। उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए। उच्च प्रशासनिक सेवा होती है हाई लेवल की, जो ऊंची नौकरियां होती हैं ना, बड़े दर्जे की, तो उसमें अंग्रेज रहते थे, और छोटे दर्जे पे जो है भारतीयों को लगा के रखते थे। वो मान लो ऐसा था कि सस्ता नौकर चाहिए तो भारत वालों को ले लो, और अच्छे रुतबे वाली मजे वाली नौकरी है तो वो अंग्रेजों की थी। लेकिन ये लोग चाहते थे कि भाई मजे वाली नौकरी भारत वालों को भी मिले, ऐसा नहीं है कि तुम उनको दिए जा रहे हो अपने लोगों को। चलो आगे देखते हैं, इनकी मुख्य मांगों के बारे में जानते हैं। मुख्य मांगे क्या क्या थी? पहली थी विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए, प्रशासनिक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति की जाए, सेना के खर्चे में कमी की जाए। यानी कि सेना पे बहुत पैसा उड़ा रहे थे ना, अब वो पैसा जा कहाँ से रहा था? भारत की जनता से। तो ये लोग चाहते थे कि जो सेना भारत वालों की तो थी नहीं, वो अंग्रेजों की सेना थी, तो उस पर जो खर्चा है उसको कम कर दिया जाए। सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए। उच्च पदों पर भारतीयों की अधिक नियुक्ति की जाए। ऊंचे पदों पर तो नियुक्त करते ही नहीं थे लोग, तो ज़्यादा नियुक्ति करो भाई साहब हमारी, हम यहाँ एवं थोड़ी ना है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग ही किया जाए, क्योंकि न्यायपालिका अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका अलग। अब हो क्या रहा था, कार्यपालिका के चक्कर में न्यायपालिका गलत फैसले सुना रही थी, और भारतीयों को बड़ी सजा देती, अंग्रेजों को कम सजा देती। तो इनको अलग करे बिल्कुल से। किसानों पर करों का बोझ कम किया जाए, बहुत ज़्यादा लगान वसूली करी जा रही थी, तो उसको कम कर दिया जाए, राहत मिलेगी थोड़ी सी। नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। नमक पर कर में कमी की जाए। नमक पर जो है ना कर लगा दिया था इन लोगों ने, प्रतिबंध लगा दिया था कि नमक नहीं बनाएगा अब कोई भी, तो हम लोग नमक लाएंगे, हम बेचेंगे, और उस पर तुमको कर भी देना है। तो ये सीन इन्होंने कर दिया था। अब उसमें जो है ये चाहते थे कि उसमें कमी कर दें, अब कर को कम किया जाए। प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएँ। और प्रेस पर क्या प्रतिबंध लगा रखे थे कि देश में कोई भी बंदा, कोई भी समाचार संपादक जो है अंग्रेजों की बुराइयां नहीं कर सकता था। तो ये चाहते थे कि उसको हटा दिया जाए। अब जो है ना, देखो गलत करोगे तो भाई सुननी भी पड़ेगी तुम्हें, अखबारों में सब कुछ होगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि तुम हमें करने से रोक रहे हो हमारे काम को, आज़ादी दी जाए प्रेस को। तो ये इनके मेन नारे थे, ये चाहते थे ऐसा ऐसा हो जाए। लेकिन जो भी था, चलो ठीक ठाक कुछ तो चाह ही रहे थे ये लोग देश के लिए। अब देखते हैं उदारवादियों की विचारधारा। उदारवादी नेताओं पर ब्रिटिश विचारधारा, साहित्य एवं सभ्यता का गहरा प्रभाव था। वे इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं के प्रशंसक थे, उनको बढ़िया लगती थी इंग्लैंड की राजनीति, और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास रखते थे। उनका ये भी मत था कि अंग्रेजों के शासन से भारतीयों को कई सारे लाभ हुए हैं। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने भारत में यातायात और संचार के साधनों का विकास किया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की, और भारत में कानूनों का संग्रह कर आधुनिक न्याय प्रणाली की व्यवस्था की। चलो ये किया, बढ़िया किया, लेकिन भाई जो जनता को मार रहे, लूट रहे, उसका कुछ नहीं। सिर्फ इतनी सी चीज़ें ये लोग देख रहे थे। उदारवादी नेता अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार के साथ संबंध बनाए रखने के पक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे कि इनको यहाँ से पेल दिया जाए, ताकि भारतीय जो है अंग्रेजों के प्रति समर्पित रहकर
उनसे उदार राजनीति संस्थाओं और विचारधारा के विषय में व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त कर सके, ताकि वो जो है ना भारत वाले अपना वो बना सके, अपने लिए जो है सीख सके कि कैसे जो है मैनेजमेंट सारा किया जाता है उस चीज़ के बारे में। उदारवादियों की कार्यविधि। उदारवादी नेता अपनी मांगों को मनवाने के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास रखते थे। मतलब शांति से, भाई साहब कानून हमको अधिकार दे रहा है तो उसी अधिकार से हम जो है इसको प्राप्त कर लेंगे। वे अपना प्रचार समाचार पत्रों, भाषण और कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस में करवाते थे वार्षिक अधिवेशन, वहाँ पे जो है स्पीच वगैरह दी जाती थी और लोगों की राय रखी जाती थी, तो वहाँ पे अधिवेशनों के द्वारा ही अपना प्रचार करते। आंदोलन करने का यह पश्चिमी ढंग था। वहाँ के अंग्रेजी लोग जो है ना, अंग्रेज थे, वो भी ऐसा ही करा करते थे, तो उसी से ये प्रभावित थे, तो ऐसा ये भी करते थे, जो इन शिक्षित भारतीयों ने अंग्रेजों से सीखा था। उदारवादी समय समय पर सरकार को प्रार्थना पत्र और प्रस्ताव भी पेश करते थे। उनका प्रचार का मुख्य साधन थे समाचार पत्र, क्योंकि कई उदारवादी नेता खुद ही अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में छापने वाले समाचार पत्रों के संपादक थे। यानी कि जो उदारवादी नेता थे ना, नेता खुद की फैक्ट्री थी उनकी बनाने की समाचार पत्र, तो वो संपादन उनकी मदद से, अपना प्रमोशन तो मारता है हर कोई, तो वो सीन था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी नेता सरकार की नीतियों पर वाद विवाद करते थे और सर्वसम्मति के में से पास किए गए प्रस्तावों द्वारा ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराते कि हमारी अब की बार ये मांग है, हमारे लिए इतना सा तो कर ही दो। इंग्लैंड की सरकार तथा वहां के जनमत को भारत के पक्ष में करने के लिए उदारवादियों ने समय समय पर अपने कई प्रतिनिधि इंग्लैंड भेजे। इंग्लैंड में भारत की वास्तविक स्थिति का प्रचार करने के लिए 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की गई। देखो उस समय क्या हो रहा था एक्चुअल में कि 1800 मतलब ये इन्होंने स्थापना तो करी, उस इंग्लैंड क्यों भेज रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को ऐसा नहीं बताया जा रहा था, वहाँ के लोगों को ये बताया जाता था कि भाई हमारा एक उपनिवेश है, वहाँ पर लोग खुशी से रह रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल मज़े में। लेकिन वो तो भाई भारत वालों को पता थी, वो तो उनको पेले जा रहे, मारे जा रहे, कर वसूली इतनी ज़बरदस्त खतरनाक वाली, लोगों की हत्याएं सरेआम हो रही थी, तो ये जो चीज़ थी वहाँ के लोगों को नहीं पता थी। अब इंग्लैंड के ही लोगों को पता लगेगी, वहाँ के लोग जो है किसी दूसरे जो है अपने उपनिवेश में जाके ऐसा बुरा हाल मचा रखा है उन लोगों ने, तो उससे जो है उनकी बेइज्जती होगी, उनके ऊपर थोड़ी बहुत लगाम लगेगी, वो ऐसा करने से थोड़ा झिझकेंगे, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे जाके स्थापना करी। और 1890 ईस्वी में इस संस्था ने इंडिया जो एक नाम था अखबार का, तो ऐसा जो है इंडिया नाम से एक अखबार समाचार पत्र भी वहाँ पे शुरू कर दिया, जिससे उनको भारत की स्थिति का, वास्तविक स्थिति का पता लग सके कि भाई ऐसा ऐसा देश के अंदर कल्याण कर रहे हैं ये लोग, कल्याण के नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग कर रहे थे काम। अब देखते हैं उदारवादियों का योगदान और उपलब्धियां, मतलब कि इन्होंने क्या योगदान दिया या फिर क्या उपलब्धियां इनको मिली इस चीज़ को करने से शांतिपूर्ण तरीके से। देखो ज़्यादा कुछ तो नहीं करा होगा, आप भी समझ रहे हो, इतनी शांति से अंग्रेज मान जाते हैं तो भाई देश छोड़ के ना चले जाते, भारत में घुसते ही क्यों। तो देखो अभी यद्यपि उदारवादी अपनी मांगे मनवाने में असफल रहे, क्यों, क्योंकि सरकार तो मानेगी नहीं। क्यों मानेगी वो सरकार जिसको वो इतनी प्यार से बोल रहे हैं और उनका रुतबा अलग है ना, तो वो नहीं मानने वाली। फिर भी यह कहना गलत होगा कि भारत के आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलनों में उनकी उपलब्धि थी ही नहीं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ करा ही नहीं, उन्होंने बहुत कुछ करा, लोगों को जागरूक करा उस चीज़ के बारे में, बहुत कुछ करा। देखते हैं उदारवादियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि वे भारत में राष्ट्रीय जागरण, मतलब कि इकट्ठा लोगों को जागरूक करने में जो है सफल रहे। अपने उत्साहपूर्ण भाषण एवं समाचार पत्रों में छापे गए लेखों द्वारा इन नेताओं ने जनता में राष्ट्रीय भाव जागृत किए। उदारवादियों ने अपनी मांगों का प्रचार केवल भारत में ही नहीं किया, अपितु कई नेता इंग्लैंड में गए और वहाँ की सरकार और संसद के सदस्यों को अपनी मांगों से परिचित करवाया कि हमारी यहाँ पे ये मांग है हमारे देश में, तो भाई करो इसको ठीक। वहाँ पे भी गए स्पेशल। उन्होंने उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1892 में इंग्लैंड की संसद ने इंडियन काउंसिल एक्ट कानून जो है पास कर दिया वहाँ पे, जिसके अनुसार देखते जाओ, बस अब ये बता देना, तुम सोचो, आप 9th में आ चुके यार, सोच सकते हो कि ये जो कानून है इंडियन काउंसिल एक्ट, ये पास कर दिया। आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता अभी तक तो कि इस कानून में क्या है,
कि भाई मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा कोई कानून पास हुआ था। अब इतिहास इतना बड़ा है और अंग्रेज़ों के इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, हमें पहले नहीं बताया जाता था इतना डिटेल में, बट अब बताने लगे हैं। तो ये जो कानून था इसने क्या करा होगा, मतलब ये उदारवादी गए बेचारे वहाँ पे, इतने सारे नेता गए वहाँ पे जाके बोले कि भाई साहब हमें ये दिक्कतें हैं, हमें हमारी मांग चाहिए। तो क्या ये इंडिया वालों के लिए बढ़िया काम करेंगे या फिर ये वही जो शोषणकारी नीतियाँ चल रही थी इनकी उन्हीं को अपनाते हुए अपना ये कानून में भी लेके आएंगे? चलो देखते हैं, आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो लग रहा है ये नहीं टिकने देंगे, भारत वालों को बेइज्जती करेंगे। देखते हैं क्या होगा। अब इन्होंने एक कानून पास कर दिया, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसके अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि हो गई। ओ भाई, इन्होंने अच्छा काम कर दिया यार, विधान परिषदों में संख्या बढ़ गई, इतने सारे लोग पहले ही थोड़े से चिंदू से लेते थे वो, और इसमें से भी जो है थोड़े से बढ़ गए। चलो अच्छी बात है, इन परिषदों में भारतीयों को अधिक स्थान दिया गया। इस एक्ट के अनुसार पहली बार देश में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की गई। वास्तव में उदारवादियों ने अपने प्रचार द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की असली तस्वीर लोगों के सामने रखी थी। तो ये भी मामला रहा। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, लिख रखा है थोड़ा सा। उदारवादियों ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में पास किए गए प्रस्ताव, भाषण और प्रेस द्वारा प्रशासन में सुधार संबंधी अपनी मांगों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराया। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार उनकी उचित मांगों को अवश्य पूरा करेगी। अपनी इन मांगों के विषय में जनमत का संगठन करना, लोगों में जागृति लाना भी उनके कार्यक्रम में शामिल था। यद्यपि उदारवादी भारतीयों को अंग्रेजी शासन के शोषणकारी आर्थिक स्वरूप के बारे में जागृत करने में सफल हुए, लेकिन फिर भी उनकी अंग्रेज परस्ती के कारण वे आम जनता के नेता बनने में असफल रहे। यानी कि लोगों का वो फिर भी इतना कुछ करा उन्होंने, वैसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं फ़ायदा, बट जो भी कुछ करा उससे वो लोगों के जो है चहीते नहीं बन पाए, लोगों में फेमस नहीं हो पाए। इसीलिए जब लाल, बाल, पाल ये तीन लोग थे, तो इन्होंने जब भारतीयता की बात की तो एक बड़ा जनता का समूह इनकी तरफ आकर्षित हो गया। लोगों को लगा भाई ये हैं असली नेता। क्यों है नेता, समझ रहे हो ना? मतलब लोगों को क्या चाहिए, आप सोचो जरा। इन लोगों को जो परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं सिस्टम से, सरकार से, अंग्रेजी सरकार से, तो इनको चाहिए था कि कोई ऐसा बंदा आए, नेता, ऐसा कोई नेता आए जो इनको बजाए। वही चाहिए था ना। तो अब ये वही टाइप के बंदे थे, ये बजा रहे थे, तो इसीलिए लोग इनकी साइड में आने लगे। जबकि पहले वाले शांति से, उनकी बातें खुद ही नहीं मान रही सरकार, ऊपर से जाके भीख सी मांग रहे वहाँ पे, तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो वो सीन था, उसी कारण से जो है लोग उनके समर्थन में नहीं आए, जबकि इनके राष्ट्रवादियों के समर्थन में आ गए थे। अब देखते हैं राष्ट्रवादी क्या सीन है। 1905 के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के एक नया रूप धारण कर लिया। उदारवादी नेताओं ने लंबे समय तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन 1905 के बाद इन नेताओं का महत्व अब राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कम हो गया और राष्ट्रवादियों का उत्थान हुआ। राष्ट्रवादी उभर कर सामने आए। ये थे हमारे कुछ राष्ट्रीय नेता, जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये तो फोटो भी बाद में बना रखी है, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री, चिपलुंकर। चलो देखते हैं राष्ट्रीय नेता के बारे में। इस कालखंड में राष्ट्रवादियों के प्रमुख नेता, ये जो भी नाम है, बाल गंगाधर, ये लाल बाल पाल है ना, जो ऐसे है, लाल बाल पाल, बाल है ये, ठीक है, बाल पाल लाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये प्रमुख नेता थे। इनके अतिरिक्त अन्य नेताओं के में बंगाल के राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री, चिपलुंकर थे। इन नेताओं ने प्राचीन भारतीय धर्म एवं संस्कृति से विशेष प्रेरणा ली थी। वे ब्रिटिश सरकार की नीतियों के घोर विरोधी थे। राष्ट्रवादियों ने स्वराज प्राप्ति हेतु जोरदार आंदोलन बजाए। आंदोलन से ही होगा भाई, ऐसे नहीं मानेंगे शांति से। चलो देखते हैं इन्होंने क्या करा। उदारवादियों का समझ आ गया ना आपको, उदारवादियों ने तो शांति से बात रखी, अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इनकी क्या विचारधारा है, चलो जानते हैं। पहले जानते हैं हम लोकमान्य तिलक की। इसको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। लोकमान्य मतलब लोगों के अंदर बहुत प्रसिद्ध हो गए थे ये, तो इसीलिए कहते हैं इनको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। मेन है इनका नाम असली है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कुछ भी करके पूछ सकते हैं एग्जाम में कि लोकमान्य तिलक के बारे में बताइए, या फिर बाल गंगाधर तिलक कौन थे, क्या किया उन्होंने, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। अब लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी भाषा में एक अखबार निकाला जिसका नाम था मराठा भाषा, इंग्लिश अखबार का नाम मराठा, और एक मराठी भाषा में अखबार निकाला जिसका नाम था केसरी। ये दो अखबार इन्होंने संपादन शुरू करे। इन समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने विदेशी शासन की कठोर शब्दों में निंदा की और स्वराज का जोरदार ढंग से प्रचार किया। 1893 में लोगों में
राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने के लिए गणपति उत्सव को इन्होंने माध्यम बनाया। 1895 में जो है उन्होंने शिवाजी समारोह 2 ही साल के बाद, ये पहला था, ये दूसरा 2 साल के बाद में जो है शिवाजी समारोह भी शुरू करवाया, ताकि नवयुवक शिवाजी की महान उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रवाद के उत्साही समर्थक बने। 1896 से 97 ईस्वी में अकाल पड़ने की स्थिति हो गई थी, तो उस समय महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा भूमि कर ना दिए जाने का अभियान तिलक ने चलाया, यानी कि वहाँ पे भूखमरी आने वाली थी। तो उस समय अंग्रेजों को तो फिक्स था कि भैया इतना लगान चाहिए, तो इन्होंने आंदोलन चलाया जिससे वो लोग बच गए होंगे शायद। उन्होंने स्वराज का उद्घोष करते हुए कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ऐसे सीधी सीधी धमकी दे दी थी अंग्रेजों को इसने। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिली ना आपको, पता सोचोगे यार आगे क्या हुआ होगा, हैं आगे पता नहीं कब मिलेगी कहानी, बट ज़्यादा जो मेन रोल है ना क्या हुआ असल में, तो वो हमको बता रहे हैं चैप्टर में, ज़्यादा नहीं बता रहे कि भाई उसने ऐसे यहाँ पे गया, ऐसे ज़िंदगी बिताई, ये करा वो करा, नहीं, यहाँ पे जो मुद्दे की बात है उसी को बताएंगे, फालतू नहीं बता रहे ये लोग। अब लाला लाजपत राय की बात करते हैं। लाला लाजपत राय भी एक महान राष्ट्रवादी नेता थे, जिनको हम कहते थे शेर पंजाब, यानी कि ये उपाधि दी गई थी इनको। अब अगर आपसे पूछे कि शेर पंजाब किसको कहते थे, तो कौन था वो? लाला लाजपत राय, ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से ये जो है इसकी उपाधि दी गई थी। उन्होंने वंदे मातरम नामक उर्दू दैनिक और द पीपुल नामक, अंग्रेजी पीपल बोलते हैं, पीपुल लिख रखा है इन्होंने, पीपल है ये, ठीक है, मतलब लोग यार, सीधी बात है, पीपल, द पीपल, ये जो है इंग्लिश का जो है साप्ताहिक प्रकाशन किया, ये 2 जो है अखबार निकाले उन्होंने, वंदे मातरम और द पीपल। इन समाचार पत्रों तथा अन्य लेखों द्वारा उन्होंने लोगों को मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। 1928 में अपनी मृत्यु तक वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे। इस बीच उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। उन्होंने होम रूल आंदोलन तथा किसानों के आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये जो है ना होम रूल आंदोलन क्या है, ये हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमारे पास ये नहीं आने वाला, बाद में आएगा, लास्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में आएगा होम रूल आंदोलन। तो उस टाइम पे हमें समझ आएगा कि लाला लाजपत राय ने इस होम रूल आंदोलन में किया क्या था, ठीक है। तो वो फिलहाल के आप भूल जाओ, बस इतना ऐसा था। अब आगे बढ़ते हैं, विपिन चंद्र पाल के पास में जाते हैं। विपिन चंद्र पाल को राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। विपिन चंद्र पाल ने अपने न्यू इंडिया, क्या नाम था अखबार का इनके? न्यू इंडिया। इन्होंने जो अखबारों का संपादन करा ना, उनके नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वो पूछ लेते हैं एग्जाम में, एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनमें, या फिल इन द ब्लैंक टाइप में, तो उनमें पूछ लेते हैं ये लोग। नामक समाचार पत्र द्वारा उदारवादियों के कार्यक्रम एवं विधियों का खंडन किया और विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। अरविंद घोष ने भी अपने लेखों और भाषणों द्वारा लोगों में देशभक्ति एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत की और उन्हें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रवादियों का अब लक्ष्य क्या था? हमें उदारवादियों के लक्ष्य पता है, क्या मकसद था उनका, इनका मकसद जान लेते हैं। राष्ट्रवादियों का लक्ष्य स्वराज प्राप्ति था, जिसे वे भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। वे ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारतीय प्रशासन भारतीयों को ही सौंपने के पक्ष में थे। अंग्रेज अधिकारी कैसे बनेंगे भाई, हमारा देश है, हम बैठेंगे, तुम होते कौन हो? राष्ट्रवादी समझते थे कि स्वराज के बिना देश की औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, शैक्षिक है मतलब शिक्षा के मामले में, तो ये तीनों प्रकार से, यानी कि जो भी औद्योगिक है, उद्योग है, वो नहीं चलने दे रहे अंग्रेज, व्यापार नहीं चलने दे रहे और शिक्षा नहीं मिलने दे रहे। तो इन चीज़ों की उन्नति हो ही नहीं सकती जब तक हम आज़ाद नहीं हो लेते, और ना ही भारतीयों को उनके मौलिक अधिकार मिल सकते हैं। स्वराज का मतलब यहाँ पे बता रखा है, यानी कि गृह शासन का अधिकार, अपने ही घर में हमारा ही राज हो। अब आप अपने घर के मालिक होते हैं ना, जो बड़े होते हैं आपके घर में बड़े हैं, तो वो घर के मालिक होंगे। अब मान के चलो कि एक पड़ोसी आता है और बोलता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ, तू होता कौन है घर में रुकने वाला, तुम हमारे गुलाम हो। तो ऐसा जो है विचारधारा इनकी थी कि भाई हम हमारे घर के मालिक है, तुम तुम्हारे घर के हो, तो तुम अपने घर में जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विचारधारा एवं कार्यक्रम। राष्ट्रवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में तनिक भी विश्वास नहीं था कि ये लोग तो बड़े हरामी हैं, ये लोग हमारी सुनेंगे ही नहीं, हम क्यों बात करें, क्यों जो है इनके सामने जाएं। तो इनको लगता था, इन पे भरोसा नहीं था कि इनका जो न्याय प्रणाली है वो अच्छी है, ये अंग्रेजों के पक्ष में फैसला दिया करती थी। इनका विश्वास था कि भारत में जब तक ब्रिटिश शासन रहेगा तब तक सरकार की नीतियों से केवल ब्रिटिश उद्योगपतियों और व्यापारियों को ही फायदा होगा, हमें नहीं होने वाला।
ब्रिटिश शासन के रहते हुए भारत के व्यापार, उद्योग, शिक्षा, लोक कल्याण कार्य आदि का उचित विकास नहीं हो सकेगा। इसीलिए वे ब्रिटिश शासन से नफरत करते थे। उन्हें जनता की शक्ति में अटूट विश्वास था कि जनता जब आ जाएगी ना अपनी पे, तो ये बजा देगी अंग्रेजों को। इन नेताओं का मूल मंत्र ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शक्तिशाली जनता के द्वारा जन आंदोलन चलाकर स्वराज की प्राप्ति करना था। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जोरदार स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। स्वदेशी यानी कि अपने देश का सामान इस्तेमाल करो और बाहर वालों का बहिष्कार कर दो। अंग्रेजों के जो भी सामान यूज कर रहे हैं उनको निकाल फेंको, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं खरीदने, तो इसका बहिष्कार, ये जो है इस नाम से इन्होंने आंदोलन चलाया और इसे देशव्यापी जन आंदोलन बनाने और इसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल करने पर बल दिया। जैसे भारत वाले आजकल भी करते हैं ना, चीनी सामान निकाल के फेंक दो भाई, अगर निकाल के फेंक दो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने देश के पास भी तो कुछ हो, है ना। ये सोचो आप, जो चीज़ें चीन से आ रही हैं, अगर भारत वाले कैपेबल हैं उस चीज़ को बनाने में तो निकाल दो उन चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत में उस टाइम पे पहले अच्छा सिस्टम था, व्यापार थे, सब कुछ था, लेकिन अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया, तो वो सीन था। यहाँ पे थोड़ा फर्क है, ठीक है। अब भारत में भी ऐसे ही वोट का चक्कर है यार सारा, और क्या मामला है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रवादियों की कार्यविधि। राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि केवल प्रार्थना पत्र, प्रस्ताव, प्रदर्शनों, सभाओं एवं भाषणों द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांगे पूरी नहीं करवाई जा सकती। वो नहीं मानने वाले इतनी आसानी से। वे इन्हें दुर्बलता का साधन मानते थे और उन्हें राजनीतिक भीख मानते थे कि हम भीख मांग रहे हैं उन लोगों से कि भाई साहब प्लीज हमको दे दो, भीख मांग रहे हैं। लाला लाजपत राय ने कहा था, 20 वर्ष के निरंतर आंदोलन के पश्चात हमें रोटी के स्थान पर पत्थर मिले हैं, पत्थर प्राप्त हुए हैं। अब अंग्रेजों की कृपा के लिए अधिक समय तक गिड़गिड़ाने तथा भिखारी बने रहने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इन्होंने ये भाषण दिया होगा कहीं, वो कहा, वहाँ पे कहा होगा इन्होंने। राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शक्तिशाली जन आंदोलन चलाने के पक्षधर थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का जोरदार समर्थन किया। उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में मतभेद। अब मतभेद तो होगा, वो लोग तो बेचारे ऐसे भले मानुस है ना, वो प्यार से बातें करेंगे, ये भड़के हुए पड़े हैं कि ठोक डालेंगे सबको, तो फर्क था। उसी वजह से दंगे वंगे पता नहीं क्या ही होगा, मतभेद होने लगा, दूर दूर जाने लगे ये आपस में, विचार तो मिल नहीं रहे। जनता में जैसे तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे निर्भीक और उत्साहिक नेता अधिक लोकप्रिय हो गए। दोनों की मांगे, लक्ष्य, साधन और विचारधारा अलग अलग थी, इसीलिए दोनों के बीच गहरे मतभेद थे। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। ये याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल बेसिक है यार। इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बंगाल का विभाजन कब हुआ और उससे फर्क फायदा होना था, क्या होना था, उसका नतीजा क्या रहने वाला था, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, कानून लेके आ गए थे जिससे बंग भंग कहा जाता है। देखो ये नीचे है ना, इसका विरोध करेंगे अभी ये। चलो जानते हैं इसमें क्या मामला, आगे बढ़ेंगे तब पता लगेगा। तो 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात उदारवादियों एवं राष्ट्रवादियों में स्वदेशी और बहिष्कार को लेकर विवाद हो गया और कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कलकत्ता के अधिवेशन में दोनों के बीच इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। इन दोनों दलों में मतभेद बढ़ते गए। 1907 के सूरत अधिवेशन में तिलक और उसके साथी कांग्रेस से अलग हो गए। अब अलग तो होंगे यार, अब बात ही नहीं मान रहे, कोई वो उसकी नहीं सुन रहा, वो उसकी नहीं सुन रहा, बोले हम अलग अलग हो रहे हैं। उदारवादी ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासनिक सुधार करना चाहते थे। उदारवादियों का क्या लक्ष्य था कि ब्रिटिश शासनों को बैठे रहने दो, हम ऐसे ही सुधार करेंगे। लेकिन राष्ट्रवादियों का उद्देश्य स्वराज प्राप्ति था कि भाई तुम लीडर भी क्यों बैठे हो, हम तुम्हें लीडर भी नहीं रहने देंगे, हम तुम्हें पेल रहे हैं यहाँ से, बस बाहर निकलो यहाँ से। तो इनका ये मकसद था। 1905 से 18 तक राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर राष्ट्रवादियों के हाथों में रही और आप समझ लो उस समय पे जो क्रांतियां भड़की, लोगों ने अंग्रेजों को जो ही रुलाया अलग ही लेवल पे। इन राष्ट्रवादियों ने बंग भंग, स्वदेशी, बहिष्कार, होम रूल आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन चलाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जुझारू बना दिया, यानी कि जागरूक कर दिया लोगों को। आंदोलन आम सी बात कर दी उनके लिए कि भाई कोई डरने की बात नहीं है, आओ पेलो अंग्रेजों को। बंग भंग विरोधी आंदोलन, यानी कि बंगाल का विभाजन के विरोध में आंदोलन हुए थे। 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसरॉय नियुक्त किए गए। उन्होंने राष्ट्रवादी नेताओं के
प्रति बहुत कठोर व्यवहार अपनाया। अब वो परेशान किससे था? उदारवादियों से नहीं, क्योंकि वो तो बेचारे भिक्षी मांग रहे थे, तो राष्ट्रवादियों से परेशान था, वो इनकी नाक में दम कर रहे थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने के आदेश जारी कर दिए कि 2 भाग बनाएंगे हम बंगाल के। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के लिए कारण बताया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और उसका प्रशासन सुचारू रूप से चलाना बहुत मुश्किल है। परंतु वास्तव में अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। वास्तव में तो अंग्रेजी सरकार जो है भारत में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी। इस विभाजन का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करना था, कि जो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं ना, तो उनको अलग अलग कर दिया जाए, तो वो उनका मकसद था। अब ऐसे इतनी आसानी से भाई तुम्हारे मकसद पूरे हो जाएंगे, तो हम ये जो नेता थे ये काहे लिए बैठे थे? तो इन्होंने भी अपने लिए अपना प्लान करा, इन्होंने विरोधी आंदोलन करे, भंग विरोधी आंदोलन शुरू करे। बंगाल के राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया। उन्होंने भंग को अपना अपमान समझा और माना कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल विभाजन को पूर्व नियोजित घृणित कार्य कहा गया। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। ये वही समय था जब बंगाल का विभाजन लागू किया जाना था, यानी कि बंगाल के टुकड़े होने थे। इस तारीख को कब होने थे? 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन को शोक दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। पूरे बंगाल में, समस्त बंगाल में हड़ताल रखी गई, जुलूस निकाले गए और विरोध में सभाएं आयोजित की गई। सारा बंगाल वंदे मातरम के ना ये जो है इन नारों से गूंज उठ रहा था। नेताओं की अपील पर लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का प्रण लिया। यह आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित ना रहकर देश के दूसरे भागों में भी फैल गया, आग की तरह फैल गया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है वहाँ पे। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादियों की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला और शीघ्र ही राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे नेताओं के हाथों में चला गया। इसीलिए सरकार को इन राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए तूफान के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि भाई पूरा देश जब भड़केगा, क्योंकि ये बात नहीं थी कि भाई ऐसे प्यार से मान रहे हैं, वो तो आपको लग रहा है यार ऐसे ही मान लिए इन्होंने, तो ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने। देखो 1857 की क्रांति इनको याद थी भाई, जो बची थी ना इनकी नानी याद आ गई थी। अब ये वो गलती नहीं करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि भाई जैसे तुम कर रहे हो ना, ज़्यादा ही तूफान उठता दिख रहा है तो उसको शांत करने के लिए मान लो बात, कोई बात नहीं, लेकिन वो क्रांति नहीं होनी चाहिए दोबारा, वो क्रांति हुई तो मर जाएंगे हम। तो इसीलिए इन्होंने झुक गए वो बेचारे, कुछ भी कारण रहा हो, मेन यही था। ठीक है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को इन्होंने रद्द कर दिया। फाइनली ये जो हमारा आंदोलन था बंगाल विभाजन का वो सफल रहा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। अब ये जो आंदोलन की हम बात कर रहे हैं ना, ये आंदोलन है क्या, तो इसको भी समझते हैं। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का आदेश इसीलिए दिया क्योंकि अंग्रेजी सरकार बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रीयता को कुचलना चाहती थी। इसके अंतर्गत बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, यानी 2 बंगाल हमारे बना दिए थे, एक पूर्व वाला बंगाल पूर्वी बंगाल, पश्चिम वाला पश्चिमी बंगाल। तो बंगाल के लोगों में असंतोष की लहर दौड़ पड़ी। ब्रिटिश सरकार के इस राष्ट्र विरोधी कार्य के विरुद्ध लोगों ने सभाएं प्रदर्शन किए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की एक नहीं सुनी। विवश होकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जिसको कहा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, यानी कि अपने देश के अपनाओ, बाहर वालों को फेंक दो। अब इस आंदोलन के उद्देश्य क्या क्या थे? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके ब्रिटिश सरकार को आर्थिक हितों को हानि पहुंचाना। आर्थिक हित समझते ना, जो पैसा भारत से व्यापार के थ्रू विदेशी सामान बेच बेच के जा रहा था, जो लाभ हो रहा था, उस लाभ को खत्म कर दो। अब वो लाभ नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं शासन में कमजोरी आएगी, तो ये इनका एक पहला मकसद था। दूसरा था स्वदेशी वस्तुओं का अत्यंत प्रचार करके भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। अब भारत वालों को फायदा होगा तो भारत वाले अमीर होंगे तो भाई पता ही है, फिर ज़्यादा आसानी से भारत वाले अंग्रेजों की टक्कर ले पाएंगे। लोगों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकता स्थापित करना और देश प्रेम की भावना लोगों में जागृत करना, तो ये भी इनका एक उद्देश्य था। अब कार्यक्रम देखते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ये पूरे देश के अन्य भागों में भी फैल गया। इस आंदोलन में जमींदारों, व्यापारियों, वकीलों, विद्यार्थियों, स्त्रियों ने सबने भाग लिया। इस आंदोलन में जनसभाओं द्वारा लोगों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की प्रार्थना की गई तथा सार्वजनिक सभाएं की गई, जहां स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की शपथ ली गई।
विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए गए, अनेक स्थानों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जिससे लोगों में इसकी जागृति आ गई। लोगों को पता चला यार वहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, पूरे देश में फैल गया ये बवाल। उन्होंने उन समारोह में जिससे लोगों में जागृति आ गई कि उन्होंने उन समारोह में जाना बंद कर दिया जहां विदेशी वस्तुओं का प्रयोग होता था। लोगों ने विदेशी उपहार लेने भी बंद कर दिए। भाई साहब हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से निकलो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन का इतना खतरनाक जो आंदोलन चला, इसका प्रभाव भी पड़ा कि नहीं पड़ा, या वही ठूस हो गया? नहीं, ठूस नहीं हुआ। देखते हैं इसके बहुत प्रभाव पड़े। ये लिस्ट देख रहे हो इतनी लंबी, तो ये प्रभाव ही हैं सारे। चलो जानते हैं। इस आंदोलन से भारतवासियों में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना बढ़ने लगी। इस आंदोलन से लोगों में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया। इससे जो है भारतीय उद्योगों का अपार विकास हुआ। इस आंदोलन के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में कपड़े मिले, साबुन और दिया सलाई के कारखाने लग गए। मिले, ये मिल होती है ना, समझते हो ना, जैसे अलग अलग मिल होती है। कपड़े की फैक्ट्री कह सकते हो एक तरीके से, तो वो जो है कपड़ा मिले कहते हैं उनको। तो ये कपड़े के लिए मिल और साबुन और दिया सलाई, इन सब के कारखाने यहाँ पे लगने लगे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने साहित्य का विशेष प्रभाव डाला। उस समय राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत कई कविताएं, गद्य, गीत आदि की रचनाएं की गई, जिसको आज हम किताबों में, हिंदी किताब में पढ़ते रहते हैं। इस आंदोलन में पहली बार भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। कई स्थानों पर जुलूस और धरनों में उन्होंने भाग लिया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने बंग भंग के विरुद्ध लोगों को संगठित कर दिया और विवश होकर ब्रिटिश सरकार को 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। अगर रद्द नहीं होते तो अंग्रेज रद्द हो जाते, फिर तो करना ही पड़ा यार, और क्या करते। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का महत्व कम हो गया, क्योंकि भाई उदारवादी इतने, देखो उदारवादी पहले से बता रहे सरकार प्लीज हमें मतलब हमारे लिए इतना सा तो कर दो, उतना सा तो कर दो, लेकिन नहीं, अंग्रेजों को तो सुननी नहीं थी। अब जब उनको परेशान करा इन लोगों ने आके, राष्ट्रवादियों ने, तो लोगों के अंदर उनकी इज्जत ही नहीं रही। लोग बोलते हैं तेरे बस का कुछ नहीं था, तूने क्या कर दिया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के सामने तेरे अंग्रेजों ने सुनी भी नहीं, क्या कर दिया, क्या उखाड़ लिया तूने। लेकिन इन लोगों की सुनी। अब इतनी सारी पब्लिक आगे सुनेगी भैया, ऑब्वियस सी बात है। और राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर राष्ट्रवादियों के हाथों में आ गई थी। इस राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप आंदोलनकारियों को संतुष्ट करने के लिए 1909 में ब्रिटिश शासन सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट को पास करा। अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट क्या आ गया मामला, चलो जानते हैं, इसको भी आगे बढ़ेंगे। इस एक्ट के अनुसार भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में कुछ सुधार किए गए, जिसको कहते थे मार्ले मिंटो सुधार। क्या सुधार करे होंगे या फिर एवं ही पोपट काट दिया, चलो जानते हैं। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यह एक्ट मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यह एक्ट वास्तव में 1892 के एक्ट का ही एक विस्तृत रूप था। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में मिंटो मार्ले अधिनियम पास किया, जिसकी मुख्य धाराएं निम्नलिखित हैं। इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम 60 कर दी गई, पहले कम होती होंगी। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर 30 से 50 रखी गई, परंतु फिर भी केंद्रीय विधानसभा में सरकारी अधिकारियों का बहुमत बना रहा। फिर भी जो है अंग्रेज ही बैठे रहे ज़्यादा, तो फिर भी ज़्यादा फायदा हुआ नहीं खास। एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय की नियुक्ति की घोषणा की गई थी, यानी कि एक भारत में से एक जो है गवर्नर जनरल भी बन सकता था। 1909 के एक्ट द्वारा परिषदों के कार्यों में भी वृद्धि की गई। सदस्यों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, लेकिन सेना, विदेशी शक्तियों और भारतीय शासकों से संबंधित प्रस्ताव लाने की मनाही थी कि तुम अपने मतलब ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे जो है हमारी सरकार कोई पेल दो तुम, तो बाकी तुम कर सकते हो, सुधार कर सकते हो थोड़ा बहुत। 1909 के एक्ट का सबसे घिनौना पक्ष भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का आरंभ था। इन सुधारों के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में मुसलमानों की सदस्य संख्या निश्चित कर दी गई। अब देखो, हिंदुओं को अलग स्थान दे दिया, मुसलमानों को अलग, तो बजेगी अब आपस में ही, और इनका चुनाव मुसलमानों द्वारा ही किया जाना निश्चित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुसलमानों में मतभेद होने लग गए। अब ये इनकी चालसाजी रही। इस एक्ट के अनुसार कुछ ही व्यक्तियों को उनकी शिक्षा, संपत्ति, करों तथा उपाधियों के आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया। मतलब एक बंदा एक वोट दे सकता है, कोई बड़ा बंदा है तो वो 2 वोट दे सकता है अकेला ही, तो ये कर दिया इन्होंने। मतलब रिस्पेक्टेड कितनी है उसकी। वास्तव में जो है ना, कहे तो 1909 के सुधारों का उद्देश्य उदारवादियों को उलझन में डालना था,
क्योंकि उदारवादियों के बस का तो था नहीं, वो तो बेचारे कानून की भाषा समझेंगे, अब वो ऐसे लैजिटली प्यार नाल बात करेंगे तो अब उनसे होगा क्या, है ना। वो समझते रहेंगे बैठ के कानून, उनको पागल बनाते रहो तुम। राष्ट्रवादियों में फूट डालना, क्योंकि अब हिंदू मुसलमान के लिए अलग अलग सीटें और ये बजेगी ना फिर इनके आपस में, तो इसमें फूट डालना। और भारतीयों में बढ़ी हुई एकता जो बढ़ गई थी, इकट्ठे हो गए थे ना पूरा देश हमारा उस आंदोलन के चलते, तो उस एकता को रोकना और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। यानी कि कुल मिला के अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून निकाल दिया जिससे भारतीयों की आपस में बच गई। बंगाल का विभाजन तो नहीं हुआ, बट जनता का विभाजन होने लग गया था। लखनऊ समझौता समझते हैं, छोटा सा ये लखनऊ समझौता। सर सैयद अहमद खां और आगा खां जैसे शिक्षित मुसलमानों ने कहा था कि अल्पसंख्यक मुसलमान ब्रिटिश शासन को सहयोग देकर ही सुरक्षित रह सकते हैं। यानी कि ये कम थे ना भारत में, क्योंकि यार वैसे भी ये बाहर से आए थे, बाहरी लोग थे ना, तो भारत में आके बस गए। अब इन लोगों को जो है अल्पसंख्यक थे, ये भारत में कम थी इनकी आबादी, तो इनको लगा कि अंग्रेज जो है ना राज कर रहे हैं, अंग्रेजों की पार्टी में चले जाओ, अंग्रेजों का समर्थन करो तो तुम बचे रहोगे। इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले मुसलमानों और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से भारत में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। यह स्थापना सांप्रदायिक आधार पर हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग की सदस्यता केवल मुसलमानों के लिए निर्धारित थी, जिससे भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस से हटकर ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने लग गए। करेंगे भाई, अब उनकी पार्टी उनके लिए स्पेशल वो बना रहे हैं ना, बचा रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि ऐसे तो पिट जाते नहीं तो ये बाकी लोगों से, तो बचने का काम कर रहे थे ये लोग। परंतु पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 से 18 के बीच जो हुआ था, तो आरंभ से पहले अनेक घटनाएं घटी, जिसके कारण मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार से विश्वास उठने लगा कि यार ब्रिटिश सरकार अपनी ना इन लोगों की होगी ना हमारी होगी, किसी की नहीं है, ये अपनी ही है बस। आरंभ होने ये हो गया ना। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इकट्ठे हो गए वो, और दोनों में समझौता हो गया जिसको कहते थे लखनऊ पैक्ट। क्या कहते थे? लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस ने इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि विधान परिषदों में मुसलमानों की निश्चित सदस्य संख्या होनी चाहिए और उनका चुनाव पृथक चुनाव प्रणाली द्वारा होना चाहिए, अलग से उनका चुनाव करवाया जाए मुसलमानों का। यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का आरंभ था। कालांतर में यह समझौता भारतीय आंदोलन के लिए घातक सिद्ध हुआ। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट और कुछ अन्य नेताओं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में समझौता हो गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलनों को और अधिक बल मिला। पहले तो देखो ये इनकी राष्ट्रवादी उदारवादी आपस में बजी पड़ी थी इनकी, तो अब ये इकट्ठे करवा दिए। कुछ नेताओं ने बातचीत करके जैसे तैसे करके इकट्ठे हो गए, और अब जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था अंग्रेजों के ऊपर। अब जानते हैं होम रूल आंदोलन। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनेक भारतीय नेताओं ने समझ लिया था कि अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है, इसीलिए एक वास्तविक जन आंदोलन जरूरी था। ऐसे में 1915 से 16 ईस्वी में भारत में एक नए प्रकार का आंदोलन शुरू हुआ, जिसको कहा गया होम रूल आंदोलन। इसके मुख्य नेता थे श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। वो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो वहाँ से जो है थोड़ा सा बच गया था ना, उन्होंने बताया था कि होम रूल में भी योगदान दिया, तो वो योगदान यहाँ पता लगेगा हमको इस आंदोलन के अंदर कि क्या आंदोलन में क्या योगदान दिया था बाल गंगाधर तिलक ने और साथ में एन बेसेंट ने। होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की उदार विचारों की महिला थी, उन्होंने आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित होकर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। शीघ्र ही इनकी शाखाएं कानपुर, इलाहाबाद, मुंबई, बनारस, मथुरा आदि नगरों में स्थापित हो गई। श्रीमती एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र जो चल रहा था, पता ना किसने चलाया था ये, हाँ तो नहीं याद है तो यार पीछे चैप्टर में बताया था, याद रखना जरूरी था ना, लाल बाल पाल में से चलाया था किसी ने। तो नामक समाचार पत्र द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारतीयों के लिए होम रूल का प्रचार इन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये मुख्य केंद्र आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा था और नीचे वाला हिस्सा, ये जो है कुछ थोड़े बहुत प्रांत थे, प्रमुख प्रांत थे, ये प्रमुख केंद्र यहाँ पे होते थे, और ये प्रांत थे मतलब क्षेत्र थे, पूरे क्षेत्र में बरार, कर्नाटक, मध्य, यहाँ तक ये फैला हुआ था ये आंदोलन। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में जाकर अपने भाषणों द्वारा लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से प्रभावित होकर बाल गंगाधर तिलक ने पूना में जो है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कर दी। इन्होंने अपना नया संस्था खोल के बैठ गए, इंडियन होम रूल लीग। होम रूल लीग के उद्देश्य
के बारे में तिलक ने स्पष्ट किया कि हमारे देश में गृह कार्य हमारे हाथों में होने चाहिए। अंग्रेज क्या कर रहे हैं यहाँ पे? होम रूल लीग का उद्देश्य स्वराज के अधिकार का प्रचार करना था, लोगों तक फैलाना था उस उद्देश्य को। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी अलग अलग होम रूल लीग की स्थापित की थी, लेकिन वे दोनों राष्ट्रहितों में एक दूसरे का सहयोग करने लगे। पहले तो अलग अलग बैठ गए थे, लेकिन बाद में समझ में आया ये भी वही कर रही है, मैं भी वही कर रहा हूँ, इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी काम कर पाएंगे। उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और स्थान स्थान पर लोगों को संबोधित किया और होम रूल का प्रचार किया। इन दोनों नेताओं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न नगरों में होम रूल लीग की कई शाखाएं स्थापित की गई और हजारों की संख्या में लोग होम रूल के सदस्य बन गए। बहुत से राष्ट्रीय नेता जैसे कि M.A. अंसारी, शंकरलाल, नेकीराम शर्मा आदि जो है होम रूल लीग में शामिल हो गए और एकजुट होकर स्वराज की मांग करने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने हरियाणा की नेकीराम शर्मा को मध्य प्रदेश और बरार क्षेत्र में होम रूल आंदोलन की कमान सौंपी थी। तो ये जो है ना याद रखना। वैसे तो मैं जो है ना इस वाले क्वेश्चन को पॉइंट को जो है एमसीक्यूज में डाल दूंगा। एमसीक्यूज में जो है ना आपको एमसीक्यूज नहीं मिलते, सिर्फ वहाँ पे जो एक एक नंबर के पर्सन होते हैं ना जो आ सकते हैं एग्जाम्स में, वो चीज़ें मैं डाल देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो वहाँ पे अगर एमसीक्यू देखते हो। वैसे तो देखने सबको चाहिए, एक नंबर के जितने भी पर्सन अगर आपको प्रिपेयर करने हैं एमसीक्यूज देख लो, बहुत सारे हैं, ठीक है। और वो सारे पर्सन और उत्तर से डायरेक्ट याद करने हैं आपको, प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, बस सीधी बात ये है फिलहाल के लिए। तो अगर एमसीक्यूज आएंगे पेपर में तो हम जो है एमसीक्यूज बता देंगे कि भाई ये वाला एमसीक्यू इस साल आया है, ये वाला इस साल आया है, तो आपको हेल्प मिलती रहेगी एडिशनल। अब यहाँ पे जो है हरियाणा का याद रखना, हरियाणा से कौन सा था? नेकीराम शर्मा। इसको जो है यहाँ पे होम रूल की कमान सौंपी गई थी हरियाणा से नेकीराम शर्मा को। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। यद्यपि यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, किसी को कोई भड़क नहीं थी, परंतु युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का आंदोलन सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको लग रहा था अगर ये लोग ऐसे कर करके जो है लोगों को इकट्ठा करते रहेंगे, हमें परेशान करेंगे, पहले ही लड़ाई चल रही है तो हम युद्ध हार सकते हैं। तो इसीलिए ये आंदोलन नहीं करवाना चाहती थी देश में, और ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए 1916 में एनी बेसेंट को मध्य प्रदेश और बरार से बाहर निकाल दिया कि निकल बाहर यहाँ से, तू कहाँ से आके बैठ गई। इसी प्रकार तिलक को, जो कि पंजाब और दिल्ली के आसपास बैठा हुआ था, तो वहाँ से आने पर उसको प्रतिबंध लगा दिया। जून 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट को मद्रास में उनके सहयोगियों के साथ बंदी भी बना लिया। इसी समय बहुत से बड़े नेता आंदोलन में शामिल हो गए और उन्होंने सरकार पर दबाव बना दिया। अब दबाव तो बनाएंगे भाई, ऐसे कैसे तुम किसी को पकड़ रहे हो, किसी ने कोई गलती करी नहीं, कुछ नहीं। जनता ने देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन कर दिया, यानी कि जिसका अंग्रेजों को डर था वही हो गया। लोगों के बढ़ते हुए जोश को देखते हुए सरकार को अंत में झुकना पड़ा और श्रीमती एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों को जेल से रिहा करना पड़ा। वैसे भी सरकार चाहती थी आंदोलन ना हो, लेकिन उनको गलती से पकड़ लिया, मतलब गलती नहीं थी, जानबूझ के पकड़ लिया। उसके बाद आंदोलन हुआ और फिर माफ़ी नहीं मांगी हरामियों ने, बाकी ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो जाओ तुम। आंदोलन का महत्व जानते हैं, इस आंदोलन ने क्या कर दिया देश के अंदर, या कुछ हुआ भी इनसे या नहीं हो पाया इस आंदोलन से। श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक ने देश के भिन्न भिन्न भागों में होम रूल का प्रचार करके लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत कर दी। भारतवासियों में विशेष उत्साह और निडरता की भावना देखी गई। बेसेंट और तिलक देश में लोकप्रिय नेता बन गए। इस आंदोलन का प्रभाव देश के बाहर भी हुआ। अमेरिका और इंग्लैंड के उदार विचारों के नेता भारत को स्वराज देने का समर्थन करने लगे, यानी कि ये लोग कहने लगे कि भारत को उनका अधिकार दे दिया जाए, भारत से तुमने बहुत लूट लिया भारत को। भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए अगस्त 1917 को भारतीय मंत्री माटेंग्यू ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसके अनुसार भारतीयों को विश्वास दिलाया गया कि सब शासन संबंधी संस्थाओं का विकास किया जाएगा, प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा और धीरे धीरे स्वराज स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार होम रूल आंदोलन ने भारतीयों में नवीन आशा और उत्साह भरने में प्रशंसनीय योगदान दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार जो है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ था। नया युग शुरू हो चुका था, यानी कि पहले भारत वालों की इज्जत नहीं थी, लेकिन अब इज्जत होने लगी थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, स्पष्ट है ये बात कि उदारवादियों ने भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को
ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप की जानकारी देकर जागरूक किया। दूसरी ओर राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय शिक्षा, विदेश स्वदेशी बहिष्कार, होम रूल इत्यादि के माध्यम से राष्ट्रीयता को बड़े शहरों से निकालकर छोटे कस्बों, बड़े बड़े गांवों तक पहुंचा दिया। भविष्य में इस आंदोलन का मंच तैयार किया। वास्तव में यह राष्ट्रवादी ही थे जिनकी नींव पर गांधीवादी अहिंसात्मक जन आंदोलन खड़े हुए। राष्ट्रवादियों ने तो भारत के क्रांतिकारियों को भी देश पर बलिदान होने के लिए प्रेरित कर दिया था। चलो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, और ये सारी जो है ना चैप्टर में, जिस चैप्टर में ऑलमोस्ट सभी में मिलती है ये, तो ये जो तिथि कर्म है ये जरूर से याद करा करो। ये जो मेन तिथियां होती है चैप्टर में, इतने सारे साल आते हैं ना, पता नहीं इस साल ये हुआ, उस साल ये हुआ, फलाना डिमक्का, ये वो चलता ही रहता है। लेकिन मेन जो साल है ना, जो जो काम के हैं वो यहीं से आएंगे। एग्जाम में अगर पूछेंगे ना, ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे वो लोग यहाँ से, ठीक है। तो ये जो साल हैं क्या क्या हुआ, तो इस साल के हिसाब से इनको जरूर याद रखा करो। एक चैप्टर में 5, 7, 8, 10 ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते, और उनमें से भी मेन कम ही होते हैं, ऐसा नहीं होता, सारे के सारे मेन है। तिल के द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ 1893, शिवाजी उत्सव 95 में, बंगाल का विभाजन 1905 में, ये वाला जरूर से याद करना है। कांग्रेस में विभाजन 1907 में, मार्ले मिंटो दिनम 1909 में, बंगाल विभाजन रद्द 1911 में, कांग्रेस मुस्लिम लीग में, लखनऊ समझौता 1917, लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुई। इसमें से ये सबसे मेन है बंगाल का विभाजन, बाकियों को भी कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। वैसे याद करो तो यहाँ पे मार्ले मिंटो अधिनियम कर सकते हो इसमें से। उसके अलावा हाँ, एक लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट हुआ था ये। तो ये 3 तो खास से हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेन है इनमें ये, और ये 3 जरूर से कर लेना, बाकियों को भी कर ही लेना वैसे तो, ठीक है। तो ये 3 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद रखना इनको। तो हर एक चैप्टर में बता रहा हूँ यार, साथ के साथ क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, कौन सी चीज़ याद करनी है, कौन सी नहीं है। तो चलो, आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। आसान सा चैप्टर था। अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बाकी के जो है MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, अगर लिखने हैं तो वेबसाइट पे जा सकते हो, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लो। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको टाइम से मिल जाए, बिल्कुल। क्योंकि हम जो है ना, जब एग्ज़ाम आते हैं तो एग्ज़ाम टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं हरियाणा बोर्ड के, तो आपको बिल्कुल टाइम से मिलते रहे वो चीज़ें। तो इसीलिए आपका बस एक ही फ़र्ज़ बनता है, सब्सक्राइब करने का। तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।